Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes. Today I am here with another topic of your chapter life processes, and here we will study about respiratory system. And in this lecture it will be part 1, and here in this part we will deal with the organs of respiratory system. Okay, and in second part we are going to study about the mechanism of respiration. So it will be a very good chapter. So let us start with it. और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्यों ज़रूरी है या रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों है। तो इसको हम पिछले चैप्टर से थोड़ा सा लिंक करते हैं जो आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था बच्चों। तो न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। और ये एनर्जी किस लिए चाहिए है, जो उनके बॉडी के अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में वो एक फूड के फॉर्म में उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये फूड के पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए, और आपके मिनरल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये क्या होते हैं एक्चुअली में बच्चों, ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डाइजेशन में बिल्कुल भी इजी नहीं होते हैं, या इनको एज सच सेल्स जो है अपने अंदर नहीं ले सकता। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल आता है, और उस सिस्टम में ये बहुत सॉल्युबल और सॉफ्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट होते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसको आप डाइजेशन कहते हैं। और इस डाइजेशन में जब ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सेल के अंदर ये पहुँचते हैं, और वहाँ पे रोल आता है बच्चों ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है ना, वहाँ पे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल आता है। और ये रोल क्या प्ले करता है, ये जो सेल के अंदर फूड है, जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल पहुंचा है ग्लूकोज के फॉर्म में, वहाँ पे ये कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, द फूड मटेरियल विच इज टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, किसके प्रोसेस में, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। तो वहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम द फूड दैट इज कंज्यूम्ड, एंड द प्रोसेस इज न्यूट्रिशन, एंड हियर द ड्यूरिंग न्यूट्रिशन दिस फूड इज सेंट टू सेल्स टू परफॉर्म टू कन्वर्ट देम इनटू एनर्जी फॉर वेरियस वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ओके ना। तो अब ये एनर्जी जो बन रही है वो कैसे बन रही है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज्ड इज ट्रैप्ड बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स। तो जो इस प्रोसेस में ये टूटने फूटने के प्रोसेस में, और फिर उसके बाद जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो इस दौरान एनर्जी जो बनती है एक फूड को ऑक्सीडाइज करने के थ्रू, और जब फूड जो है ऑक्सीडाइज होता है, हाँ, तो यहाँ पे ये जो कहाँ से ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये जो एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं खाने के, जो आपने अभी न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में देखा कि एसिमिलेशन होता है, तो दिस एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे होल्ड एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, जो खाना आप खा रहे हैं जो टूट रहा है छोटे हिस्सों में, फिर वो एसिमिलेट हो रहा है सेल के अंदर, और एसिमिलेशन के दौरान क्या हो रहा है, इस एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है, और ये एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये बॉन्ड एनर्जी जो है ये रिलीज होती है, ये जो खाने के अंदर जो सेल के अंदर जो पहुंचता है, तो जो इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। और कैसे रिलीज होती है, बाय ऑक्सीडेशन इन द सेल। ऑक्सीडेशन होता है ना सेल के अंदर ऑक्सीजन कंबाइन करता है विद फूड, तो जब ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन करता है तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन के दौरान जो है ये क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है।
और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बाहर एज बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है और उसके साथ रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है, और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एक बहुत पॉइजनस गैस है जो कि हमारी बॉडी में के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है, तो इसीलिए पॉइजनस है, तो इसलिए इसको बाहर निकाला जाता है और रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और जो पानी निकलता है ऑक्सीडेशन के दौरान वो क्योंकि बॉडी में सेल्स के लिए ज़रूरी होता है, यूजफुल होता है, तो वो सेल्स अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपेंस, तो इस प्रोसेस में जो ये एनर्जी रिलीज होती है इज ट्रैप्ड बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स बिटवीन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जब ये बॉन्ड एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन के दौरान जब रिलीज होती है तो वो क्या करती है, एक बॉन्ड बनाती है किसके बीच में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी को के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है। और जब ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब कंबाइन होते हैं तो बनता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो ये बिल्कुल पक्की बात मान के चलो बच्चों की रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सेल रेस्पिरेशन होता है, सेल रेस्पिरेशन जो है एक प्रोसेस आप करते हैं कि जो एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन होता है फूड का सेल के अंदर, उसको आप कहते हैं सेल रेस्पिरेशन। तो इस ऑक्सीडेशन के दौरान एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब कंबाइन करते हैं तो एटीपी रिलीज होती है, एटीपी बनती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और यही जब ब्रेक होते हैं आगे जाके, इनके बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं, एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ पे एनर्जी फिर से फ्री हो जाती है और क्या कहते हैं कि यहाँ पे फ्री इट इज सेट फ्री एंड इज यूज्ड बाय द सेल इन द वाइटल एक्टिविटीज। तो ये एटीपी और एडीपी का जो आप साइकिल है, यू कैन गो टू माय लेक्चर, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन check the details of ATP and ADP conversions. Okay, अब जो ये एनर्जी ऑब्टेन हो रही है एटीपी मॉलिक्यूल से उसको आप कहते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव, बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी। ठीक है ना, जो एटीपी से एनर्जी, बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी क्यों कहते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी इज कॉल्ड बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी। ठीक है, तो ये यूजफुल एनर्जी क्यों कहते हैं बायोलॉजिकली, क्योंकि सारे लाइफ प्रोसेसेस में ये एनर्जी यूज हो रही है तो इसीलिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी। तो क्या हो रहा है देखो बच्चों, यहाँ पे ग्लूकोज गया, डाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ गया, सेल में, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, फिर से बता देती हूँ, वहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है बच्चों, यहाँ पे 6CO2 है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 6CO2, 6H2O एंड एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है ये पॉइजनस है, टॉक्सिक है, हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो ये एक सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन भी अंदर आता है जिससे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और उस सिस्टम को आप कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं वाटर भी बन रहा है जो कि दोबारा यूज होता है क्योंकि वो यूजफुल है, तो वो रिटेन होता है, सेल रिटेन करता है उसको और एनर्जी उसके साथ प्रोड्यूस होती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है और स्टोर्ड हो जाती है। अब जब सेल को इस कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक एक बैटरी की तरह ये होती है कि जब उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये क्या होती है, ये चार्ज बैटरी है समझ लो। एटीपी की जब ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एटीपी जो है ये क्या होती है, एटीपी आगे जाके ये ब्रेक होती है और यहाँ पे वो फिर से कन्वर्ट होती है, बॉन्ड्स इसके ब्रेक होते हैं एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस से और यहाँ पे जो एनर्जी है वो फ्री हो जाती है। तो हाइड्रोलिसिस होता है और फिर से ये एडीपी कन्वर्ट होता है और एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूटता है, बॉन्ड टूटता है इन दोनों के बीच का, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच का। तो इस ब्रेकेज में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और वो एनर्जी यूज होती है लाइफ के सारी एक्टिविटीज़ के लिए। तो समझ में आया, तो इस तरह से ये एनर्जी यूज होती है, रिलीज होती है, बनती है, ये पूरा प्रोसेस है। जो आपने पिछला प्रोसेस पढ़ा था न्यूट्रिशन का, वो उसका अब यहाँ पे आगे की कहानी चलती है। ठीक है ना, तो ये सारी कहानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनटेक और जो एग्जिट है
वो कैसे हो रहा है, वो ये सिस्टम इसको रेगुलेट करता है। तो आज हम इस सिस्टम को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके ऑर्गन्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले अब एक चीज ये जान लेते हैं कि द सेल्स नीड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत है। क्यों जरूरत है बच्चों? क्योंकि सेल को रेगुलर, एकदम अनइंटरप्टेड, यहाँ पे बिना रुकावट के ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है। और कांस्टेंट लेवल पे क्या निकालने की जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड को नॉन स्टॉप रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में अब हम डिफाइन करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या, समझ में आ रहा है बच्चों ना? तो सेल को क्या हो रहा है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, बिना रुके सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और बिना रुके कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी चाहिए। और ये कौन पॉसिबल बना रहा है? वो सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज रेस्पिरेशन एक्चुअली। इट इज डिफाइंड एज exchange of environmental oxygen with carbon dioxide produced in the cell during oxidation at moist surface। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है, यानी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी है, तो उसका इनटेक होता है और उसके बदले में क्या बाहर जाता है? सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी होता है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीजन अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है? वो बाहर जा रहा है बदले में ऑक्सीजन के। तो इस एक्सचेंज को आप कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है? एक मॉइस्ट सरफेस पे होता है। और इस सरफेस को जो रेस्पिरेशन के लिए जो कंडीशंस, जो रेस्पिरेशन क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं? इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है फ्रॉम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये एक प्रोसेस होता है उसमें। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो सेल के अंदर क्या होता है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है फूड का। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है। अभी आपने जो प्रोसेस देखा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म हो रहे हैं, रिलीज भी हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे वही अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका एलिमिनेशन हो रहा है, वो भी होता है रेस्पिरेशन में। और रिलीज ऑफ एनर्जी इन स्मॉल डोजेस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, तो एनर्जी भी इसमें बन रही है और रिलीज हो रही है छोटे छोटे पैकेट्स में। तो यहाँ पे और कंजर्व भी हो रही है एनर्जी इन बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म। तो वो एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हो रही है, उसको कहीं ना कहीं कंजर्व किया जा रहा है, अपने यूजफुल फॉर्म में, बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म में उसको कंजर्व किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है रेस्पिरेशन के अंदर होती हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर होती हैं, जहाँ केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेसेस भी हो रहे हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, देन रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली ये चलती रहती हैं, और एक स्टेप वाइज क्रम में आप देखिए कि ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो अभी हम एक चीज़ और बच्चों में बता दूं आपको कि एक होता है रेस्पिरेटरी सरफेस, जो अभी आपने देखा मॉइस्ट सरफेस पे ही ऑक्सीडेशन, ये जो एनवायरमेंटल एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो एक मॉइस्ट सरफेस पे ये एक्सचेंज होता है। तो द सरफेस एट विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, उसको आप क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस। ये मॉइस्ट सरफेस जो होता है एक्चुअली में वो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। ठीक है, मॉइस्ट सरफेस जो होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। दिस वन इज रेस्पिरेटरी सरफेस। और इस सरफेस का दिस सरफेस मस्ट हैव इनफ एरिया फॉर गैस एक्सचेंज एंड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसका सरफेस एरिया भी बड़ा होना चाहिए ताकि एक्सचेंज जो है वो इजी हो जाए और जो नीड्स हैं उसको वो मीट कर सके। ठीक है, और जनरली जो मीडियम होते हैं, रेस्पिरेटरी मीडियम्स जो होते हैं, वो ऑक्सीजन जो होता है हवा में, वो एक मीडियम होता है हवा में, और पानी के अंदर डिजॉल्व होता है। ठीक है ना, वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, हवा में वो फ्री फॉर्म में होता है। दस एयर, तो अब क्या हो रहा है कि जो एयर जो है या पानी, दोनों सर्व करते हैं क्या? सोर्स। दे आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। ठीक है ना, दे आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है इसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी मीडियम, जहाँ से ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है ऑर्गेनिजम्स को।
वो उस सोर्स को आप कहते हैं रेस्पिरेटरी मीडियम। तो रेस्पिरेटरी मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एयर एंड वाटर दे आर द रेस्पिरेटरी मीडियम। और मॉइस्ट सरफेस जो होता है उसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस, जो कि आप आगे पढ़ेंगे कि ये रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ये कौन सा ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही एक्सचेंज होगा। अभी आपने मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब आपने पढ़ा था या मेम्ब्रेन्स को आपने पढ़ा था, मेरे इफ़ यू वांट यू कैन सी माय लेक्चर्स ऑन द ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन्स, देयर यू कैन फाइंड ट्रांसपोर्ट मोड, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है गैसेस का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के बीच में वो डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, और ये डिफ्यूजन जो है ये क्या कहते हैं कि ये सब्सटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है बहुत छोटे डिस्टेंसेस पे। ठीक है, और इसीलिए एनिमल सेल्स में क्या होता है कि छोटी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह बहुत छोटी कम जगहों पे डिफ्यूजन होता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है वो बहुत थोड़े डिस्टेंस के बीच में डिफ्यूजन होता है। ठीक है, कि इतना डिस्टेंस, लेकिन अगर एक डिस्टेंस यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एनिमल सेल्स में डिस्टेंट जगह पे होते हैं, बहुत दूर 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 भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मोर डिस्टेंट। ठीक है, तो वहाँ पे उनको एक और सिस्टम की ज़रूरत होती है जो हम आगामी समय में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है गैसेस को। ठीक है ना, तो बेसिकली डिफ्यूजन से होता है जो आसपास के सेल्स होते हैं, लेकिन जहाँ डिस्टेंट लेवल पे मूवमेंट करना होता है, जनरली डिफ्यूजन जो होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है, 0.5 mm, 0.5 mm के डिस्टेंस में डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का डिस्टेंस हुआ, और ऑब्वियसली एनिमल सेल में बच्चों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट आप देख रहे हो तो वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, 0.5 mm से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक सिस्टम और लगता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एक सिस्टम और पैरेलल वर्क करता है, और वह है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो समझ में आया? तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये किसका है, ये आप समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन जो है एक्चुअली में क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है, और उसके साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी उसमें है जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी होता है टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और ये बहुत आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, इट्स वेरी सिंपल। जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है आप इसमें देख लीजिए, ये जो एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है एक, और एक दूसरा जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट डू दिस टाइप्स मीन? एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में, इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है साथ में। तो इस रेस्पिरेशन को आप क्या कहते हैं? इस रेस्पिरेशन को आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, लेकिन कुछ इस और भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रेस्पिरेशन के दौरान जो है क्या हो रहा है, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे में प्रोड्यूस, दे में नॉट प्रोड्यूस, तो वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको आप कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हो पा रहा है, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। और इस तरह की चीज़ें आप देखिए कि दो तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, या तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है, या तो फिर इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी फॉर्म हो रही है। तो ये इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फॉर्म होता है, तो ये आप सर्टेन यीस्ट वगैरह में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल इस तरह का रेस्पिरेशन जो जब होता है एनारोबिक, तो वहाँ पे इथाइल अल्कोहल इसका बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज में और पैरासिटिक फॉर्म्स में जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, वो मेटाबोलाइज हो जाता है इन फॉर्म ऑफ इनटू लैक्टिक एसिड, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की बिना ही होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी यहाँ पे फॉर्म हो रही है, और जो एनर्जी है
वो एनर्जी बहुत कम होती है, यानी कि बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि टोटल 5% ऑफ एनर्जी ही मिलती है। ग्लूकोज की जितनी एनर्जी होती है उसका केवल 5% एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो ये टोटली एक वेस्ट जिसको बोल सकते हैं कि ये एक तरह का एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है और इसको आप एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। पूरा ये एनएरोबिक की आप देख रहे हो पूरा एनएरोबिक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी यहाँ पे कह सकते हैं, अल्कोहलिक यहाँ अल्कोहल बन रहा है जहाँ तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आप कहते हैं। और यहाँ पे बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, 5% ही एनर्जी मिल रही है और इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है वेस्ट प्रोसेस, वेस्टफुल। ठीक है ना, ये प्रोसेस जो है वो वेस्टफुल प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड जो आप ये देख रहे हैं कि ये अच्छा एक चीज़ और, इसमें लैक्टिक एसिड जो है ये एरोब्स में भी होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है उसमें भी लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है कई बार। तो वो क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोब्स में भी होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म वो होता है कुछ टिश्यूज और मसल सेल्स में, ठीक है ना, स्केलेटल मसल्स में। और ये मसल्स में क्या होता है कि कभी कभी बहुत सफिशिएंट ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है ग्लूकोज का और वो कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज जो है वहाँ पे फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। वहाँ पे एनर्जी तो आती है लेकिन वो एनर्जी बहुत कम होती है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। और ये आप देख सकते हैं जो विगरस मूवमेंट्स होते हैं, जो एक्सरसाइजेस हम करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं या बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है तो कभी कभी नहीं फील होता है, हाथ पैर में दर्द होता है मसल्स में, इट इज़ ओनली एक फटीक होता है उसमें। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये एक्यूमुलेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो क्या हो जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है और इससे मसल में एक फटीक होता है। अब ये लैक्टिक एसिड जो है क्या होता है, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो आपका दर्द खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जो है ये ब्लड जो है उसको मसल से कहाँ लेके चला जाता है, ब्लड जो लैक्टिक एसिड चला जाता है ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, इट गोज इनटू लीवर में चला जाता है, ठीक है। और वहाँ लीवर में जाके कुछ पार्ट वो एरोबिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है और बाकी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये एक मैंने चीज़ें बता दी हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन जिनमें होती है उनको एरोब्स कहते हैं। तो एरोबर्स भी कई बार उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उस कंडीशन में जहाँ की ऑक्सीजन सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैमेलियन आरबीसीज में जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ फॉर्म हो सकती हैं एंड मस्ट दे डिपेंड ऑन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये कई बार ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि ये एरोबर्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जहाँ इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। So now we will move on to, but today in this chapter we are going to discuss about aerobic respiration, not anaerobic respiration. तो अब ये aerobic respiration होता है बच्चों वर्टिब्रेट्स में होता है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन बेसिकली ये 4 स्टेप्स होते हैं जिसमें 2 मेन स्टेप होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो फिजिकल स्टेप होता है और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि केमिकल स्टेप होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेप में आप देखेंगे सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ब्रीदिंग, जिसको आप कहते हैं वेंटिलेशन, ठीक है, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। तो ये ब्रीदिंग जो होती है या वेंटिलेशन जो होता है वो मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट होता है जो कि फ्रेश एयर जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन लेता है, इंस्पिरेशन करता है और जो गंदी हवा है या गंदी गैस है या जो आप बोलते हैं पॉइजनस गैस है उसको बाहर निकालता है। पानी है या गैस है हल्का फॉर्म में एक्सपीरेशन के फॉर्म में बाहर निकालता है। तो इसको आप बेसिकली वेंटिलेशन भी कहते हैं। ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन। ये बिल्कुल फिजिकल प्रोसेस है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं वो इंस्पायर करते हैं एयर को, जिसमें फ्रेश एयर अंदर जाती है और फाउल एयर जो है वो बाहर निकलती है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सपीरेशन, ठीक है।
इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है, उस लंग्स हैं, वहाँ पे जब गैस पहुँचता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का इंटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट होता है। तो ये दो एक्सचेंज होते हैं। तो ये इसमें किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसमें किसी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये एक सिंपली फिजिकल प्रोसेस है और इस फिजिकल प्रोसेस को आप एक्चुअली, ये दोनों प्रोसेसेस जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपरी सतह पे, ये एक्सटर्नली किसी डीप सेल तक ये नहीं जाता है, ये एक्सटर्नल लेवल पर ही होता है। इसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज व्हाट? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज सिंपली द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड, ओके, फ्रॉम एनी मीडियम, दैट इज एयर और वाटर, in the respiratory organ and elimination of carbon dioxide। तो सिंपली ये है, ठीक है। एंड एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस हैं वो भी आप देख रहे हैं कि एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें भी किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे केवल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से ये एक्सचेंज होता है। देन तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एज वेल एज सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो चौथा स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैस का, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि एक कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। जब ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन जाता है तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। जो पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। जो आप बच्चे, ये मैं सेकेंड पार्ट में पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहाँ पे भी चेंजेस होते हैं, आयरन के साथ कंबाइन होता है, वो कैरियर होता है तो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। लेकिन वहीं पे जब जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है ब्लड, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। तो ये आपके इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है और ये केमिकल स्टेप होता है। और लास्ट जो स्टेप होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जहाँ की ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है बाय ऑक्सीजन। ठीक है ना, बाय द प्रोसेस, ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसको आप कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज सिंपली द एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन। एंजाइमेटिक, यहाँ पे एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? फूड का, इन द सेल्स के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको आप कहते हैं सेल रेस्पिरेशन। तो बात समझ में आ गई बच्चों? तो इसका एक हम अभी देखते हैं, एक स्कीमेटिक फिगर देख लेते हैं। देखो, ये है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, ये आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। इसको देखिए, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एज्यूम दिस एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पहले जो है ऑक्सीजन बाहर से, जो रेस्पिरेटरी मीडियम के थ्रू, अगर वो वाटर है या एयर है, उस मीडियम के थ्रू ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर आता है। आप यहाँ पे लंग्स समझ लीजिए। और यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन अंदर आता है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसके अंदर जाता है। अभी मैंने बताया यहाँ पे केमिकल थोड़ा सा चेंज होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन से। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से लोडेड हो जाता है तो ये जाता है सेल के अंदर। अब सेल में आपको पता है कि न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस से ब्लड वेसल्स ग्लूकोज यहाँ पे लेकर आए होते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज सेल के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रहा है। अब यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो फॉर्म होते हैं। और इस प्रोसेस को आप कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये तो एक फेज हो गया। वहीं पे आप दूसरा फेज देखिए कि जब ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, तो अब वो टॉक्सिक है सेल के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लोड होता है और यहाँ पे ये पहुँचता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, लंग्स में, और फिर वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर की तरफ वहाँ से एग्जिट होता है, रिलीज होता है। तो ये पूरा क्रम चल रहा है जिसमें कि दो प्रोसेस जो होते हैं फिजिकल होते हैं और बाकी दो प्रोसेस जो होते हैं वो केमिकल होते हैं, केमिकल स्टेप्स होते हैं। तो पहले दो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है और बाद के ये जो दो होते हैं ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों,
तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और हमको इसी को पढ़ना है कि किस तरह से। और आज हम इस लेक्चर में ये रूट पढ़ेंगे कि इस रूट में क्या रूट है, ये जो यहाँ तक पहुँचता है सेल के अंदर तक, तो वो किस रूट के माध्यम से ये पहुँच रहा है, या लंग्स के अंदर तक पहुँच रहा है तो किस रूट के माध्यम से पहुँच रहा है। तो हम वो पूरा ऑर्गन सिस्टम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके का जो रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा है, अभी आपने उसमें देखा, तो वो क्या हो रहा है, इट इज़ इमीडिएटली व्हाट इट इज़ डन, इट इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, और एटीपी इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो ये आपका रेस्पिरेशन यहाँ पे ओवर होता है कि किस तरह से मेन प्रोसेस जो ओवर होता है, जब एटीपी बन गई, एटीपी की वजह से जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसके लिए एनर्जी मिल जाती है। तो ये मेन रीज़न है रेस्पिरेटरी सिस्टम के होने का। अभी आप देखिए, अभी मैंने जो 2 मीडियम्स आपको बताए थे, तो उन 2 मीडियम्स से कैसे कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो कि अलग अलग एनिमल्स में यूज़ होते हैं, और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं क्या चीज़ एक्सचेंज करती है, किस तरह से वो एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इसका दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। बहुत सिंपल है बच्चों ये, इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग अडेप्टेशन के हिसाब से ये चीज़ें एनिमल्स ने अपने लिए अडॉप्ट की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, एनवायरनमेंट से चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, एयर है तो फ्री है, वाटर में आपके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो वाटर से लेते हैं। तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन गया और वो कहाँ गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, ब्रीदिंग के थ्रू, वेंटिलेशन के थ्रू, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बैक एनवायरनमेंट को रिटर्न हो जाता है। लेकिन ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग एनिमल्स में या अलग अलग फॉर्म्स में आप देखिएगा कि अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग चीज़ के अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, और उनका अलग तरीके का एक यूज़ भी होता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आप देख लीजिए, गिल्स होते हैं, स्किन होता है, लंग्स होता है, एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गिल्स जो आप देख रहे हैं, गिल्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसको बोल सकते हैं डायरेक्टली एक्सचेंज, इनडायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो इसमें गिल्स होता है जो कि आपको मिलेगा फिशेस के अंदर। ये आप देखते हैं गिल्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, स्किन होता है, स्किन को आप कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होते हैं वो स्किन के थ्रू होते हैं, इसीलिए इस रेस्पिरेशन को आप कहते हैं क्यूटेनियस, ठीक है ना, दे आर नोन एज क्यूटेनियस, जो इस मोड से जो रेस्पिरेशन होता है। और ये आप ज़्यादातर एम्फीबियंस में देखेंगे, फ्रॉग वगैरह में देखेंगे। और ये मोड जो है दोनों में वर्क करता है, वाटर में भी और लैंड पर भी जब एनिमल होता है तो वर्क करता है, ठीक है। फिर आता है आपका बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है वो वैस्कुलर लाइनिंग, बक्कोफेरेंजियल यानी जो मुंह और फेरिंक्स के बीच में जो कैविटी होती है उसमें एक लाइनिंग होती है, और उस लाइनिंग के थ्रू ये यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगेन ये आप देख सकते हैं फ्रॉग्स में होगा और टोड में होगा, और इसको आप बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपली ये एयर इस मीडियम बनता है इसका ऑक्सीजन लेने का, ठीक है। और जो गिल्स के थ्रू होता है, अभी जो आपने गिल्स को पढ़ा, तो गिल्स का जो एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का जो गिल्स में होता है उसको आप ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये आप बहुत सारे एनालिड्स में, लार्वी में, फिशेस में, मोलस्कन्स में आप ये देख पाएंगे, ठीक है। और लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है, लंग्स जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, उसको आप कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो आज हमारा मोड जो है वो हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो
तो बहुत सारे एक्सचेंजेस मीडियम होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है एनिमल्स में, जिसमें एक मैं बस अभी मैंने आपको बताया था। ये उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे कि कुछ प्रोटिस्टेंट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जो सेल के बाहर, क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है तो रेस्पिरेशन का, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय डिफ्यूजन, ठीक है ना। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूव करते हैं और इस तरह से रेस्पिरेशन होता है। बॉडी वॉल के थ्रू होता है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के करबा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और बॉडी वॉल एक सिंपली जो बॉडी का वॉल है उससे एक्सचेंज होता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, स्पॉन्जेस हैं या एनालिड्स हैं। गिल्स जो है वो एक्वेटिक बेसिकली एक्सचेंज ऑर्गन है एक्वेटिक एनिमल्स में, स्पेसिफिकली अभी आपने पढ़ा फिशेज हैं, काइनोडर्म्स हैं, और आप एनालिडन्स हैं बहुत, इसमें आप देख सकते हैं कि गिल्स वहाँ पे एक एक्सचेंज ऑर्गन है। अच्छा बच्चों, ये ट्रैकिया जो आपने देखा, ट्रैकिया इंसेक्ट्स में और टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में एक सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम होते हैं, बॉडी में इस तरह का एक पाइपलाइन होता है, और ये बाहर बॉडी के बाहर ओपन होता है, छोटे छोटे होल्स के माध्यम से ये गैसेस इससे एक्सचेंज होती हैं, और उनको आप कहते हैं स्पाइरेकल्स। ये आप इंसेक्ट्स में ज़्यादा, इंसेक्ट्स में आप देखेंगे, एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए कॉकरोच। उसी तरह से बुक लंग्स भी एक ऑर्गन है, और दे आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन स्कॉर्पियन और स्पाइडर। इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बुक लंग्स हैं। और लंग्स जो हैं अभी आपने पढ़ना है वो वर्टिब्रेट्स में है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है सिर्फ फिशेस को छोड़ के, और रेस्पिरेशन होता है लंग्स से, और इस रेस्पिरेशन को आप कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो आई होप सो द idea is now clear. Now we are going to study about the entire system, ठीक है ना। तो अब हम पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे, बहुत आराम से आप इसको बच्चों समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये इट इज़ डिपिक्टेड बाय डायग्राम्स ऑल्सो। So now the primary function of respiratory system is to allow oxygen from the air to enter the blood and carbon dioxide from the blood to exit into the air, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सबसे पहले तो ऑक्सीजन के प्रोविजन करना, ऑक्सीजन को हवा से लेके उसको एंटर कराना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक गैस बना है उसको बाहर फेंकना, और ब्लड से बाहर निकालना, हवा में फेंकना उसको। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस सिस्टम का काम है, ये काम करना ये सिस्टम का ही मेन फंक्शन है। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये बेसिकली एंडोडर्म से बना है, जो मेन तीन जो है लेयर्स, ये बाद में हम आपको बताएंगे आगे के चैप्टर्स में। तो एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म, ये लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एंडोडर्मल लेयर जो होता है उसी से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम डिराइव होता है, बनता है, ठीक है। ये फिर आप देखिए कि अब हम पढ़ते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो जो मैमेलियन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप देखेंगे तो इसमें आपको सिस्टम में जो आपको ऑर्गन्स मिलेंगे वो होगा नॉस्ट्रिल्स, जो कि बिल्कुल बाहर की एक्सटर्नल एकदम ओपनिंग होती है, जो आपके नाक के नीचे जो दो होल्स होते हैं, जो नाक है उसकी दो होल्स होते हैं, उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। वो आप ये देख लीजिए, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो जो बाहर की तरफ होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और यही नॉस्ट्रिल अंदर जाके खुलते हैं तो उसको इंटरनल नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, ठीक है। तो दो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इसके बाद इनके बीच में एक कैविटी होती है, एक स्पेस होती है, उसको आप नेजल कैविटी कहते हैं। फिर आता है नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, लंग्स एंड डायफ्राम, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें मिलके पूरे सिस्टम को बनाती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाती हैं। अल्टीमेटली लंग्स तक जाना है हवा से ऑक्सीजन को, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के माध्यम से ही बाहर फेंकना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये पूरा रूट है, और इन रूट से ही ये हवा में जो गैसेस हैं उनका मूवमेंट होता है। तो अब पढ़ते हैं नोज़। नोज़ क्या है? ये सबसे पहली रेस्पिरेटरी पैसेज है, नाक से ही हवा एंटर होती है और वहीं से हवा जो है इंस्पायर्ड होती है, जो गैस है वो इंस्पायर्ड होती है, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल लेयर्स या इसमें एक होल होते हैं एक्सटर्नल लेयर्स या नॉस्ट्रिल्स,
वो जो है वो पेयर में होती हैं और इनके चेम्बर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें 2 चेम्बर्स भी होते हैं जिसको कि नेज़ल चेम्बर भी आप कह सकते हैं। तो आप कभी भी महसूस कीजिए कि नाक के दोनों होल्स के बीच में एक सेप्टा होता है जो दोनों चेम्बर्स को सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद नेज़ल कैविटी जो है वो लार्ज है, इरेगुलर कैविटी है, डिवाइडेड बाय नेज़ल सेप्टम। और यही चीज़ आपकी चेम्बर्स या कैविटी आप इसको कह लीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बोन और कार्टिलेज की बनी है ये सेप्टम, और इसमें एक लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो मेम्ब्रेन जिसमें म्यूकस जिससे रिलीज होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। और ये नेज़ल चैम्बर जो है जिसको आप नेज़ल कैविटी भी कहते हैं, तो ये नेज़ल चैम्बर जो है ये 3 रीजन का बना होता है, लोअर वेस्टिब्यूलर, मिडिल रेस्पिरेटरी एंड अपर ऑल्फैक्टरी। ये आप अभी ये प्रीवियस वाले इसमें देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये चीज़ जो है आपके ये पर्टिकुलर जो चैम्बर है, ठीक है, ये नेज़ल चैम्बर है। तो ये 3 रीजन का बना होता है जिसमें कि पहला जो रीजन होता है ये, और मिडिल रीजन ये, और इंटरनल रीजन जो होता है वो ये होता है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 रीजन्स हैं, वेस्टिब्यूलर सबसे लोअर है, मिडिल रेस्पिरेटरी एंड अपर ऑल्फैक्टरी, ठीक है ना। तो या इस तरह से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैविटी 3 हिस्सों में बनी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे उसके बाद आता है नेज़ोफेरिंक्स, जो कि बिल्कुल इस कैविटी के नीचे छोटी सी जगह है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है इस रीजन पे, नेज़ोफेरिंक्स। ये फेरिंग्स देखो बच्चों, फेरिंग्स को समझो, ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये फेरिंग्स है, ये केवल कंडक्टिंग रीजन है। यहाँ पे ना तो खाना डाइजेस्ट होता है, ना तो यहाँ पे कोई और काम होता है रेस्पिरेशन का, ये केवल पैसेज देता है, फूड को भी पैसेज देता है, हवा को भी पैसेज देता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे नेज़ोफेरिंक्स जो नाक से खुलने वाली जो होल है जो इस रीजन में आ रहा है उसको आप कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स। तो बिल्कुल पीछे होता है ये, नेज़ल चैम्बर के जस्ट पीछे आप आएंगे तो ये यहाँ पे नेज़ोफेरिंक्स प्रेजेंट होता है। और जो मुंह से खुलने वाला स्पेस होता है उसको आप ओरोफेरिंक्स कहेंगे, जो मुंह से, ओरल। तो ये ओपनिंग को आप जो मुंह की ओपनिंग जो फेरिंग्स में ओपन होती है तो उसको आप ओरोफेरिंक्स कहते हैं। जो नाक वाली ओपनिंग है उसको आप कहेंगे, नेज़ल चैम्बर की जो ओपनिंग है फेरिंग्स के अंदर उसको आप कहेंगे नेज़ोफेरिंक्स, ठीक है। तो ये नेज़ोफेरिंक्स क्या हो रहा है, इट लाइज बिहाइंड नेज़ल कैविटी या नेज़ल चैम्बर। और ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है आपका पीछे, कभी टंग को एकदम पीछे करके देखिए ऊपर के रूप में, तो पीछे में एकदम सॉफ्ट सा, एकदम एक आपको पल्प जैसा लगेगा, तो उसको आप सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो बिल्कुल उसके बाद से ये नेज़ोफेरिंक्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब बच्चों हम आते हैं लैरिंग्स की तरफ। लैरिंग्स को आप कहते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। और ये ट्रैकिया जो होती है उसका नेक रीजन में ये प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट होता है ये, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे नेज़ोफेरिंक्स खत्म हो गया, अब यहाँ पे ये देखिए ये पोर्शन जो है ये तो पूरा ट्रैकिया हो गया, लेकिन ट्रैकिया के ऊपर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो बच्चों, इसको आप कहते हैं लैरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं, 9 पीसेज होते हैं, ठीक है, सॉरी 9 पीसेज होते हैं कार्टिलेज के, जिसमें से 3 जो हैं वो सिंगली होते हैं, अलग अलग होते हैं, थायराइड, एपिग्लॉटिस एंड क्रिकॉइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मार्क किया है, ये थायराइड हो गया, ये वाला पोर्शन जिसमें ये इस तरह की चीज़ें निकली हुई है, ये थायराइड हो गया। उसके बाद क्रिकॉइड हो गया, और एक और हो गया जिसको आप कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये देखिए ये वाला पोर्शन एपिग्लॉटिस। ये 3 जो होते हैं सिंगल होते हैं, ये कार्टिलेज जो होते हैं सिंगल होते हैं, ठीक है ना। कार्टिलेज महसूस करिए, जो आपके कान का जो आउटर ईयर होता है, जो एक्सटर्नल ईयर, वो थोड़ा ना तो बहुत टफ होता है ना तो बहुत सॉफ्ट होता है। आप उसको टच कीजिए, वो चीज़ होती है कार्टिलेज। तो वो कार्टिलेज उसी चीज़ का ये लैरिंग्स भी बना होता है। तो उसमें 9 पीसेस होती हैं कार्टिलेज की, जिसमें जो सिंगल कार्टिलेज होती हैं वो होती हैं थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लॉटिस। और जो पेयर में होती हैं 3, तो यहाँ पे 3 हो गई, और पेयर में हो गई जो हो गई वो 6 हो गई, तो टोटल 9 हो गई। तो जो पेयर में होती हैं वो होती हैं एरेटिनॉइड। ये देखिए यहाँ पे बच्चों, इस पोर्शन में देखिए आप, ये 2 इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, ये इस तरह का,
ठीक है ना। तो ये हो गई एरेटिनॉइड, ठीक है, ये एरेटिनॉइड हो गई जो कि एडल्ट में दिखता है, लेकिन क्यूनिफॉर्म एंड कार्निकुलेट जो होता है, क्यूनिफॉर्म एंड कार्निकुलेट जो होता है वो किस में नज़र आता है, वो केवल बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में नज़र आता है बच्चे के, एडल्ट में ये प्रेजेंट नहीं होती हैं ये वाली कार्टिलेज, ठीक है। और इसके बाद एक मिड वेंट्रल पोर्शन ऑफ थायराइड, ये देखो बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो इसको, जो थायराइड का ये पोर्शन है, ये थायराइड कार्टिलेज का जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पे ये बाहर में एक पोर्शन निकला हुआ है, उसको कहते हैं लैरिंजियल प्रोमिनेंस या एडम्स एप्पल। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों में वो गर्दन पे इस तरह से बात करते हैं तो उसका मूवमेंट भी होता है, तो एक आउटग्रोथ टाइप दिखता है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने फिगर भी दिया हुआ है, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। ये एक मान्यता भी है बच्चों, एक कहानी भी है कि जब एडम ने जिस एप्पल ट्री को गॉड ने मना किया था उसका एप्पल तोड़ के नहीं खाना, फिर भी उन्होंने खा लिया, तो ये माना जाता है कि वो खाया तो वो एप्पल जो है जाके उनके गले में अटक गया, इसलिए इस तरह का हो गया। तो ये ज़्यादातर मेल्स में ही दिखेगा, फीमेल्स में ये प्रोमिनेंट नहीं होता है, इट्स मोर प्रोमिनेंट इन मैन, ये एक थ्योरी बताई जाती है, इसलिए नाम है एडम्स एप्पल। एंड लैरिंग्स जो है वो जो लैरिंगोफैरिंग्स ओपन होता है, उसमें लैरिंगोफैरिंग्स में ओपन होता है बाय एन अपर्चर जिसको कहते हैं ग्लॉटिस। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने बताया था ना कि फैरिंग्स में जो है वो यहाँ पे देखिए फैरिंग्स, जब फैरिंग्स को आप देखते हो तो फैरिंजियल रीजन में एक ओपनिंग होती है जो होती है नेजोफैरिंग, जहाँ की नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग होती है, एक होती है ओरोफैरिंग्स या जहाँ की मुंह की ओपनिंग होती है, और एक लैरिंगोफैरिंग्स यानी कि लैरिंग्स की ओपनिंग फैरिंग्स में होती है, तो उसको आप कहते हैं लैरिंगोफैरिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लैरिंग्स है ना, इसकी ओपनिंग फैरिंग्स में होती है बाय मीन्स ऑफ लैरिंगोफैरिंग्स, और ये ओपनिंग पे एक छेद होता है जिसको आप कहते हैं ग्लॉटिस, ये ओपनिंग में एक छेद होता है जिसको आप ग्लॉटिस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दो एरेटिनॉइड के बीच में डार्क सा स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये होता है ग्लॉटिस, जो कि गार्डेड होता है बाय एपिग्लॉटिस। जब खाना आता है तो ये एपिग्लॉटिस जो है ढक देता है ताकि खाना वो ट्रैकिया के अंदर ग्लॉटिस के माध्यम से ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन होता है ग्लॉटिस के माध्यम से, एक ओपनिंग होती है, और इट बियर्स अ लीफ लाइक फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस एट इज एंटीरियर मार्जिन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लैरिंग्स का पूरा डिस्क्रिप्शन। और लैरिंग्स में एक जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो लाइट पिंक में है ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, इस तरह के ये कॉर्ड्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और ये कॉर्ड्स जब हवा पास होती है इसके अंदर, तो हवा पास होने के बाद जो वाइब्रेशंस होते हैं उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, और इनके बीच में, ये कॉर्ड्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसको आप कहते हैं रीमा ग्लॉटिटिस, ठीक है ना। इसके बीच में एक स्पेस होती है जिसको आप कहते हैं रीमा ग्लॉटिटिस, तो इसीलिए इसको आप वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। So here students you can see the space between this is known as rima glottidis, और इसके वाइब्रेशन से इन कॉर्ड्स के जो है आवाज़ जो है वो बाहर आती है, तो इसीलिए हम लैरिंग्स को वोकल साउंड बॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस साउंड। और ये वोकल कॉर्ड जो है एक तरह के इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं हवा के आने जाने से, तो इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, दैट इज ट्रैकिया, इसको आप कहते हैं विंड पाइप, और ये लैरिंग्स का ही कंटिन्यूएशन है। ये पोर्शन देखिए, ये लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन है, और ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स के नीचे ही लैरिंग्स के नीचे ही ये यहाँ पे आ गया ट्रैकिया, ठीक है। अब ये ट्रैकिया जो है ये इट लाइज इन मीडियन प्लेन एंटीरियर टू ईसोफेगस, बिल्कुल यहाँ पे इसी के पैरेलल में ईसोफेगस है, उसके फ्रंट में यहाँ पे आप देखेंगे ईसोफेगस और यहाँ पे फैरिंग्स है पूरा, तो ये ईसोफेगस के फ्रंट में ये प्रेजेंट होता है, एंटीरियर में प्रेजेंट होता है। और बच्चों देखो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह की चीज़ें, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है इस पूरे ट्रैकिया के ऊपर, और वो इनकम्प्लीट होता है, सी शेप होता है,
इसको आप कहते हैं, ये बना होता है हाइलिन कार्टिलेज का। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ट्रैकियल रिंग है, ये पूरा आप ट्रैकिया समझिए। तो ये जो डार्क पोर्शन है, ये डार्क पोर्शन जो है वो हाइलिन कार्टिलेज की रिंग है जो कि सी शेप है। आप देखिए पूरा कंप्लीटली ये कवर नहीं कर रहा है ट्रैकिया को, ठीक है, ये कंप्लीटली ट्रैकिया को कवर नहीं करता है, इसीलिए इसको सी शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये इसलिए होता है कि ये ट्रैकिया को सपोर्ट कर सके, कि हवा लेने आने जाने के दौरान ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए ये कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है। और जो ट्रैकिया के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो बनी होती है एपिथेलियल सेल्स की, जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। ये अभी आगामी स्लाइड में मैं आपको थोड़ी सी हिस्टोलॉजी भी बताऊंगी कि ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है या कॉलमनार क्या होता है, तो वो मैं बताऊंगी। तो ये एपिथेलियल सेल्स का एक प्रकार है और इसमें इस तरह के सेल की लाइनिंग होती है। जो ट्रैकिया में म्यूकोजा है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, ठीक है। और ये इसके साथ साथ म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स जो म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। जो एक स्लाइमी सा चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसको आप म्यूकस कहते हैं, वो गॉबलेट सेल्स रिलीज करते हैं और ये हेल्प करता है पुशिंग म्यूकस आउट टुवर्ड्स द फेरिंग्स, ठीक है ना। तो ये म्यूकस मूव करता है, गॉबलेट सेल्स जो है म्यूकस सिक्रेट भी करते हैं प्लस इसको पुश करने में बाहर की तरफ लाने में हेल्प भी करता है, ठीक है। अब ये हिस्टोलॉजी देख लीजिए बच्चों, आगे आपको काम देगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड आप देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये एक ओरिजिनल ये स्लाइड से लिया हुआ है। आप देखिए ये जो लंबे वाले लेयर्स हैं कॉलम जैसे है ना, बिल्कुल लंबे लंबे कॉलम जैसे, तो ये उसका मैंने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक फॉर्म दिया हुआ है कि ये देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक बेस पे ये सेल्स टिके होते हैं। आप देखिए इसको आप जब ऐसे देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि एक सेल है उसके पीछे दूसरा लेयर है, एक्चुअली में ये स्ट्रेटा यानी लेयर, स्ट्रेटा यानी लेयर होता है, लेकिन यहाँ पे जो लेयर है वो ट्रू लेयर नहीं है, एकदम ऐसे प्रतीत होता है कि वो लेयर है, एक्चुअली में वो लेयर नहीं होते हैं, वो एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सारे सेल्स होते हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वो बिल्कुल वो लेयर्स में नजर आते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं स्यूडो। स्यूडो मीन्स फॉल्स, तो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं उसको। तो इट मीन्स दैट द एपिथेलियम अपीयर्स टू बी लेयर्ड बट इज ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं एंड हैज एंड इट्स सेल्फ न्यूक्लियाई पोजिशनड इन मैनर सजेस्टिव ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो न्यूक्लिया इसका इस तरह से पोजिशनड है कि लगता है कि ये कई लेयर में ये सेल्स प्रेजेंट है, बल्कि वो एक ही लेयर होता है सेल्स का, इसलिए उसको आप कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल लेयर, ठीक है। इसके बाद आता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। कॉलमनार कॉलम जैसे, ये देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये कॉलम जैसे हैं और इनके ऊपर जो है क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, छोटे छोटे इस तरह के हेयर लाइक आउटग्रोथ पैटर्न प्रेजेंट है, इसलिए उसको सिलिएटेड कहते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है जहाँ की म्यूकस और हवा को पुश करना होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ करने के लिए ये इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये वाले तरह के सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और आपके स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनाल है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ये दो चीजें आप जान लीजिए। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड यानी फॉल्स स्ट्रेटा, लगता है इट अपीयर्स टू बी इन लेयर्स बट इट इज एक्चुअली अ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और कॉलमनार यानी जो कॉलम जैसे, देखिए आप यहाँ पे सारे सेल्स जो कॉलम जैसे लंबे लंबे इस तरह के कॉलम्स जैसे हैं और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिके हैं और उनके ऊपर ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसको आप कहते हैं सीलिया। तो वो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हैं और जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गन जो आता है, जैसे ही ट्रैकिया खत्म हुआ, आप देखिए यहाँ पे ये ट्रैकिया ओवर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये ट्रैकिया जैसे ही ओवर होता है तो ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू टू मेजर प्राइमरी ब्रोंकाई, वन टू ईच लंग, एक इस तरफ के लंग में आएगा और एक इस तरफ के लंग में आएगा, तो दो प्राइमरी ब्रोंकस में ये डिवाइड होता है ट्रैकिया, ठीक है। ये देखिए एक साइड का यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इसको देखिए, ये इसको आप प्राइमरी ब्रोंकस, दो प्राइमरी ब्रोंकस में होता है और लेफ्ट और राइट में ये लंग्स में ये अंदर जाता है, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई जो है इसकी भी लाइनिंग जो होती है वो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की होती है। अभी आपको क्लियर हो गया ना, सिलिएटेड कॉलमनार जिसमें सिलिया होते हैं, कॉलम जैसे होते हैं लेयर्स, सेल्स सॉरी। अब यहाँ पे ये जो राइट वाला पोर्शन है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू 3 लोब्स। ये जान लीजिए कि जो ह्यूमन लंग है उसमें राइट वाला जो उसमें 3 लोब का होता है वो, और जो लेफ्ट वाला होता है वो केवल 2 ही लोब का होता है, ठीक है ना, 2 लोब का बना होता है।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो इट मूव्स फर्दर डिवाइड्स इनटू 3 लोबर और सेकेंडरी ब्रोंकाई विच एक्सटेंड सेपरेटली इनटू 3 लोब्स ऑफ द राइट लंग। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि राइट वाला जो पोर्शन होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है और प्राइमरी ब्रोंकस जो है आगे जाके बनता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये देखिए ये सेकेंडरी ब्रोंकाई और ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड का लंग है, तो लेफ्ट साइड में प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होता है इनटू 2 लोबर और सेकेंडरी ब्रोंकाई। यहाँ पे देखिए 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई है। ठीक है, उसी तरह से जब आप राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होता है इनटू 2 सेकेंडरी ब्रोंकस इन द लेफ्ट पार्ट एंड 3 इन राइट पार्ट ऑफ द लंग। ठीक है, और फिर ये क्या होता है कि ये सेकेंडरी ब्रोंकस आगे फिर से सेपरेट होता है और ये 3 स्ट्रक्चर्स में फिर डिवाइड होता है, 3 लोब्स में डिवाइड होता है और आगे जाके वो फाइनली वो एंटर करता है इनटू एल्वियोलर सैक में। ये देखिए एल्वियोलाई। ठीक है, अब ये एल्वियोलर सैक के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाई और वो डक्ट से ओपन होते हैं और ये एल्वियोलाई के ऊपर नेटवर्क होती है कैपिलरीज की। ये देखिए पूरा नेटवर्किंग होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो होते हैं। तो ये इसको आप कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। तो यहाँ पे आप देखो ये ट्री कैसे होता है, प्राइमरी जो होता है प्राइमरी वो आगे जाके बनता है सेकेंडरी फिर आगे जाके द सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से सब डिवाइड होता है इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई और जो आगे जाके फाइनली डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ पे स्मॉल टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स विच डिवाइड इनटू एल्वियोलर डक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों ये यहीं पर है। ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स हैं। ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है, लेट मी क्लियर इट, यू कैन सी दिस। ठीक है, तो ये आपके टर्शियरी ब्रोंकस है, ये सेकेंडरी ब्रोंकस है, ये प्राइमरी ब्रोंकस है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है आगे जाके ये डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स और फिर उसके बाद ये आगे जाके हो जाता है इनटू एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट जो है वो फिर आगे जाके ओपन होता है इनटू एल्वियोलर सैक और ये एल्वियोलर सैक को या तो आप एल्वियोलाई कहते हैं या एल्वियोलर सैक कहते हैं और यहीं पे ये कवर्ड होती है पूरी कैपिलरी नेटवर्क से जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा एल्वियोलर डक्ट्स में फिर दिस एल्वियोलर डक्ट्स इट एंटर्स इनटू एल्वियोलर सैक। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी पैसेज वेज विथ लंग्स आर रेफर्ड टू एज ब्रोंकियल ट्री। इस पूरे को आप ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। इसको फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं। प्राइमरी turns into secondary then divides into tertiary and tertiary then divides into terminal bronchioles which gives respiratory bronchioles or gets divided into alveolar ducts and these ducts then later open into alveolar sac and this entire tree is known as bronchial tree। क्लियर हो गया। नाउ ये देख लीजिए जितना भी यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल पार्ट है मैंने मेंशन किया हुआ है कि ट्रैकिया का वॉल, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स ये सब किससे लाइंड अप होते हैं, बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। ये दोनों एपिथेलियम से ये लोग लाइंड होते हैं एंड दीज आर रिच इन म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। दे हैव रिच म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आर लाइंड विद, जो टर्मिनल होते हैं ये वाले ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम के होते हैं और इनमें म्यूकस सेल्स नहीं होते हैं। ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गन, मेन ऑर्गन दैट इज लंग्स, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इन एनिमल्स वर्टिब्रेट्स। तो इसमें आप देख लीजिए एक्सेप्ट व्हाट यू से फिशेस। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रोवाइड द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी बताया था ना एक सरफेस एरिया जहाँ बड़ा होता है वहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन कि क्या होता है इसका मेन रोल, टू प्रोवाइड अ बिग सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मैन में, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं हार्ट के दोनों साइड में। ठीक है, और ये लंग्स देखो बच्चों, ये लंग्स का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें 2 कोट्स होते हैं या 2 लेयर होते हैं। पहली लेयर जो होती है, पहली कवरिंग जो होती है वो होती है आपके या मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उसको, पहली आउटर वाले को आप कहते हैं प्लूरा। ठीक है ना,
ये प्लूरा हो गया, और विच एक्चुअली आर द लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम, थोरैक्स के पेरिटोनियम का ही लेयर है। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसको विसरल प्लूरॉन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को पराइटल प्लूरॉन कहते हैं। तो दो प्लूरा होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्लूरल पराइटल प्लूरा है यहाँ पे, और ये विसरल प्लूरा है। तो ये दोनों प्लूरा जो होते हैं या दोनों कवरिंग जो होती है उन दोनों को कलेक्टिवली आप प्लूरा कहते हैं। इनर विसरल होती है, आउटर पराइटल होती है। और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है एक कैविटी जिसको आप कहते हैं प्लूरल कैविटी। और ये प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होती है प्लूरल फ्लूइड, एक फ्लूइड होती है, ठीक है, ताकि ये जब लंग्स का मूवमेंट होता है तो इस मूवमेंट में ये वॉल्स एक दूसरे से मेम्ब्रेन्स रगड़ न खा जाएं, उसको लुब्रिकेट करने के लिए ये फ्लूइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो लंग्स हैं ये थोरैसिक कैविटी में, थोरैसिक वॉल में जो है ये बहुत आराम से टिकी होती है डायफ्राम के मदद से। तो इट इज हेल्ड टू द थोरैसिक वॉल एंड द डायफ्राम बाय कनेक्टिव टिश्यू। नाउ यू सी कि एक बहुत नैरो स्पेस जो अभी मैंने बताया दोनों वॉल्स के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन्स के प्लूरा के बीच में प्रेजेंट होती है, वो होती है प्लूरल कैविटी, और उस स्पेस में फिल्ड होती है प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड का मेन काम है लुब्रिकेट करना प्लूरा को, ताकि वो स्लाइड हो सके लंग के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में रेस्पिरेशन के दौरान। और ये प्लूरल कैविटी जो होती है वो एयर टाइट होती है, उसमें कहीं से हवा का पैसेज नहीं होता है, और उसमें एक प्रेशर मेंटेन होता है 3 to 4 mmHg, जो कि लंग्स के प्रेशर से जो है कम होती है, लेस देन लंग्स प्रेशर। और इसके अलावा एक जगह और होती है मीडियास्टिनम, जो कि प्लूरा, जो दोनों साइड का प्लूरा है जब मिलता है तो एक छोटा सा सेप्टम बनता है, मीडियास्टिनम एक छोटा सा स्पेस बनता है, सॉर्ट ऑफ सेप्टम बनता है। और लोअर रीजन में ये प्लूरा जो है वो सेपरेट होते हैं, कैविटी बनाते हैं जिसको मीडियास्टिनल स्पेस कहते हैं। इसी जगह पे हार्ट प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे आप देखो, ये ऊपर में देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले जोन में देखिए, यहाँ से ये चीज़ जो है ये आती है और यहाँ पे थोड़ी सी ये बढ़ जाती है। तो ये जो स्पेस है इसको आप कहते हैं मीडियास्टिनल स्पेस, और ये स्पेस प्रोवाइड होती है हार्ट की। ये हार्ट के की जगह है, दो लंग्स के बीच में ये हार्ट, और वो होता है मीडियास्टिनल स्पेस, उसको आप कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरे ऑर्गन्स। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स जान लीजिए कि बहुत सिंपल आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। एक तो होता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया जहाँ की ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है टिश्यू में, ठीक है ना, तो वो होती है हाइपोक्सिया। इसके बाद एस्फिक्सिया, सफोकेशन जिसको कहते हैं सफोकेट कर जाना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो का कंटेंट जो है ब्लड में वो गिर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक ज़्यादा राइज हो जाता है। और जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वर्क नहीं करता और ब्रीदिंग वहाँ पे रुक जाती है, डेथ भी हो सकती है, सफोकेट करना, ये जो गला दबा देना, गला घोट देना, ठीक है ना, तो उसको सफोकेशन कहते हैं। फिर तीसरा डिसऑर्डर है बैड कोल्ड। जो कोल्ड आप देख रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हवा में प्रेजेंट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ट्रैक को कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेट कर देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को, और उसकी वजह से जो है साइनोसाइटिस है, फेरिंग्स में कुछ गड़बड़ होती है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, लैरिंगाइटिस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बैड कोल्ड के अंदर आती हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है, जो ब्रोंकाई आपने अभी पढ़ा ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये ब्रोंकाई का जो इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको आप ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये माइक्रोब की वजह से होता है। और ये आप बोल सकते हैं कि ये जिसमें जो ब्रोंकस के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो स्वेल हो जाती है और उसमें बहुत सारा म्यूकस या बलगम बनता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर आप बच्चों में भी देख सकते हैं, पोल्यूशन की वजह से होता है, स्मोक या केमिकल्स की वजह से भी होता है। फिर आता है ब्रोंकियल अस्थमा। ये भी आप देख सकते हैं कि ये एलर्जिक होता है, ब्रेथलेसनेस इसमें होती है। और क्या कहते हैं कि आवाज़ के साथ जो है, हवा जो बाहर आप एक्सपायर करते हैं, हवा फेंकते हैं तो बहुत आवाज़ के साथ ये चीज़ें आती हैं। तो ये हाइपर सेंसिटिव कंडीशन में ये नज़र आता है और ये एक एलर्जिक डिजीज़ है, ठीक। इसके बाद आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है ये इन्फेक्शन होता है एल्वियोलाई का, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है
उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, एल्वियोलाई में बहुत सारा बलगम और म्यूकस जमा हो जाता है, और जो कि इसकी वजह से हवा जो है वो बराबर तरीके से एंट्री नहीं होती है या एग्जिट नहीं होती है, ताकि लाइफ को सपोर्ट कर सके वो, ठीक है। और ये निमोनिया जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। देन एम्फीजेमा, एम्फीजेमा जो है एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। यहाँ पे ब्रोंकियोल्स का एबनॉर्मल फूलना, डिस्टेंशन होता है एल्वियोलर सैक का, और अपने जो इलास्टिसिटी है उसकी जो मूवमेंट की वो कम हो जाती है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनको ये सिगरेट स्मोकिंग और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये इसकी वजह से एम्फीजेमा बहुत एक्यूट हो जाता है, ठीक है। और ये अवॉइड किया जा सकता है बाय अवॉइडिंग सिगरेट स्मोक को भी एक्सपोज मत होइए, पोल्यूटेंट्स को भी एक्सपोज मत होइए, तो ये नहीं होगा। देन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, यानी किसी एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सन्स कुछ इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, जहाँ की पीसना, फोड़ना, ग्राइंडिंग होती है किसी चीज़ की, स्टोन्स की स्पेसिफिकली, सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, तो हवा के साथ ये फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर जाके जमा हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो ये डिजीजेज होती हैं, उनको आप ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज कहते हैं। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जो है ये 2 कॉमन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिटेल्स। अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप सो द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू, सो स्टूडेंट्स स्टडी दिस। थैंक यू, एंड again request like, share and subscribe, and also like, share, subscribe Zahra's classes Hindi for your Hindi lectures. And students, don't forget to press the bell icon so that you receive the notification as soon as a new video is uploaded. Thank you.